नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस राउत सर क्लासेस में। आशा करता हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। पढ़ाई आप लोग की अच्छे से चल रही होगी। ठीक, मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से कि काफ़ी लंबे समय से आपको साइंस की क्लासेस नहीं मिल पा रही थी। मेरी खुद की थोड़ी सी मजबूरी है, तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे मैं आपको सारी क्लासेस लगभग दे दूँगा, प्रोवाइड करा दूँगा आपको। ठीक है, आज साइंस की क्लास तीसरी क्लास है आपकी, और इससे पहले हम पहली क्लास में बात करें हैं साइंस की में, वो हमने बात की है कि एनिमल क्लासिफिकेशन की। ठीक है, एनिमल यानी कि जो एनिमल क्लासिफिकेशन उसके बारे में हमने समझा है, यानी जीवधारियों का वर्गीकरण हमने देखा था। ठीक है, और दूसरी जो क्लास आपकी थी वो सेल के बेसिस पे क्लास आपको दी थी, यानी कि कोशिका क्या होती है। ठीक है, कोशिका के बारे में हमने आपसे बात की थी। तो ये दो क्लासेस आपको साइंस की मिल चुकी हैं। तीसरी आपकी जो आज की क्लास होने वाली है वो है आपकी सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। अगर आपको पता होगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक चैप्टर आता है आपका बायो टेक्नोलॉजी का, और उसके पर्पस से ये जो सेल है आपकी, यानी सेल वाली जो क्लास हुई थी वो, और आज की जो क्लास होने वाली है सेल डिवीजन की, ये दोनों क्लासेस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो केवल यहीं तक नहीं रखिएगा, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। आगे जब भी टेक्नोलॉजी के जो चैप्टर आपको दिए जाएंगे उसमें जब बायोटेक्नोलॉजी आपको पढ़ाई जाएगी तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्यों ज़रूरी है। क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि IVF टेक्निक क्या होती है, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। आपके बाद इसी को हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोल देते हैं। ठीक है, इसके बारे में जब आप समझने जाएंगे तब आपको ये सेल डिवीजन के बारे में यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, जब हम सरोगेसी को समझने जाएंगे तब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हम 3 पेरेंट्स को समझने जाएंगे, यानी 3 माता पिता वाला 3 पेरेंट्स बेबी, उसको समझने जाएंगे तब भी आपको इस टॉपिक की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको क्लोनिंग आजकल बहुत चर्चा में है, अगर क्लोनिंग समझना होगा तब भी आपको ये बेस आपका अच्छे से तैयार होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी सब चीज़ को ध्यान में रख करके आज अपनी क्लास को रखिएगा। ठीक है, लगातार बने रहिएगा हमारे साथ, सारी की सारी चीज़ें आपको आज के इस सेशन में मिल जाएंगी। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि क्या होता है सेल डिवीजन, क्यों ज़रूरी है, ये आपके लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको स्लाइड पर यहाँ पर दिख रहा होगा कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन। पहले तो ये जानिए कि सेल डिवीजन है क्या। तो सेल डिवीजन का अगर मतलब समझें आप तो एक ऐसी कोशिका जो अपने आप को विभाजित, समझ रहे हैं ना, डिवीजन करके बहुत सी नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, यानी नई कोशिकाएं बनाती है। इसी को क्या कहा जाता है, कोशिका विभाजन। जैसे मान के चलिए ये आपकी क्या है, एक सेल है। ये क्या है, आपकी एक सेल है, और इस सेल से आपके सेल डिवीजन होंगे तो 2 नई सेल का, यानी कि ये हो जाएगी आपकी मदर सेल। अभी आगे क्लियर हो जाएगा, परेशान नहीं होना। और इसके बाद ये आपकी हो जाएगी पुत्री कोशिका या डॉटर सेल। ठीक है, तो जो एक सेल है आपकी, इस सेल से जो नई कोशिकाओं का जन्म हो रहा है इसी को क्या कहा जाता है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन। मैंने आपको बताया था कि सेल क्या होती है। जैसे एग्जांपल तौर पे समझिएगा कि हम लोग घर बनाते हैं ना। ठीक है, जो हम लोग घर बनाते हैं और घर में हम कई सारे जो मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल है, उनका यूज़ करते हैं। तो जैसे मान के चलिए कि एक ईंट आपने लगाई, फिर दूसरी ईंट आपने लगाई, फिर तीसरी ईंट ऐसे आपने लगाई, उसके बाद आपने एक मकान बना के तैयार किया। तो यानी कि सेल का मतलब ये होता है कि उसमें जो आपके मकान में एक प्रकार से जो एक ईंट लगी हुई है उसको आप सेल मान के समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो पूरा घर है, जैसे मैंने आपको बताया भी है कि जैसे मानव है, तो अगर आप मानव को ओपन करके देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम मिलेगा, यानी कि अंगतंत्र मिलेगा। क्या मिलेगा, अंगतंत्र मिलेगा। और अगर आप अंग तंत्र को और ओपन करके देखेंगे तो आपको ऑर्गन्स यानी कि अंग मिलेंगे। क्या मिलेंगे, अंग मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप इन अंगों को, इन ऑर्गन्स को और ओपन करके देखेंगे तो ये जो अंग हैं, यानी आपको पता होगा, मैं आपसे बात पहले भी कर चुका हूं, जैसे मान लीजिए कि श्वसन तंत्र है।
ठीक है, श्वसन तंत्र है, और श्वसन तंत्र केवल अकेला ही कोई अंग काम नहीं कर रहा होगा, इसमें कई सारे अंग मिलकर के उस पूरे के पूरे तंत्र को संभाल रहे होंगे। यानी श्वसन तंत्र के लिए आपके कई सारे अंग जिम्मेदार होंगे, श्वसन के लिए आपके शरीर में कई सारे अंग जिम्मेदार होंगे। तो इन अंगों के लिए ये जो अंग मिलकर के किसी एक प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं, वो कई सारे अंगों से मिलकर बना है। तो जब उस तंत्र को खोलेंगे तो कई सारे अंग मिलेंगे आपको, और जब हम इन अंगों को भी ओपन करके देखेंगे तो ये अंग किससे बने हैं, तो ये आपके ऊतक से बने हुए हैं। किससे बने हैं, टिश्यू से बने हैं। और अगर आप इन टिश्यू को भी ओपन करके देखें, अगर इन टिश्यू को भी आप खींच के देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेल मिलेगा, यानी कोशिका मिलेगी। क्या मिलेगी, कोशिका। ठीक है, अब कोशिका हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी कोशिका में जो विभाजन होगा, यानी कि एक कोशिका से जो नई सेल यानी कोशिका बनेगी, उसी को क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है, यानी सेल डिवीजन कहा जाता है, यानी कोशिका विभाजन कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेल डिवीजन तो आप समझ गए होंगे। अब सेल डिवीजन समझने के बाद ये समझिए कि ये जरूरी क्यों है, सेल डिवीजन क्यों जरूरी है हमारे शरीर में। किसी भी जीव के लिए सेल डिवीजन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, तो उसके लिए अगर आप देखें, यहां में जैसे दिया हुआ है कि कोशिका विभाजन क्यों जरूरी है, तो आप समझिए कि जो आपका शरीर है उसकी वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आपके सेल डिवीजन का होना अति आवश्यक है। अगर आप में सेल डिवीजन नहीं होगा तो आप मान के चलिए कि जब आप पैदा हुए तो जितने बड़े थे उतने बड़े आप रह जाएंगे, कोई ग्रोथ आप में नहीं रहेगी। तो ये कैसे संभव हुआ, ये उसी सेल डिवीजन के कारण संभव हो पाया। ठीक है, उसके बाद उससे पहले की जो प्रक्रिया प्रजनन वाली, अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो मान के चलिएगा कि प्रजनन नहीं हो सकता। कारण क्या है उसका, कि जैसे मान लीजिए स्पर्म और ओवम, हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। मैं यहां पे आपको क्लियर कर देता हूं। शुक्राणु और अंडाणु। ठीक है, ये दोनों के सेल के डिवीजन यानी कि इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, एक सेल बनेगी। ठीक है, उस सेल का यानी कि जाइगोट बनेगा। जाइगोट का मतलब क्या होता है, युग्मनज। ये सब टेक्नोलॉजी में आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, घबराइए नहीं। और रिप्रोडक्शन उसमें टॉपिक में, यानी कि जो प्रजनन तंत्र है आपका, उसमें आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा, आप बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल यहाँ पे ये समझिए कि अगर प्रजनन होना जरूरी है, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का क्या होना, मिलना, यानी कि निषेचन होना जरूरी है। निषेचन होना जरूरी है, यानी फर्टिलाइज होना जरूरी है। अब फर्टिलाइज होने के लिए कहीं ना कहीं सेल डिवीजन होना बहुत जरूरी है। जैसे मान के चलिए ये आपका स्पर्म है और ये आपका एग है यानी अंडाणु है। इन दोनों का जब तक निषेचन नहीं होगा, ये मिलकर के जाइगोट नहीं बनाएंगे, तब तक बेबी क्या होगा, संभव नहीं होगा। तो यानी प्रजनन के लिए भी क्या होगा, ये बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे। तो हमारे लिए जो सेल डिवीजन है या कोशिका विभाजन है वो इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी आपके जीवन के ग्रोथ के लिए या आपके जन्म के लिए या हमारे जन्म के लिए ये क्या है, बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है कि ये ऑर्गेनिज्म है यानी कि जीव है, और जीव को जब आप ओपन करके देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ऑर्गन सिस्टम मिलेगा। और जब आप इसको भी ओपन करके देखेंगे तो ऑर्गन्स मिलेंगे, और इसको भी ओपन करके देखेंगे तो टिश्यू मिलेगा, और इसको ओपन करके देखेंगे तो आपको सेल मिलेगी। तो ये मैं आपसे बता भी चुका हूँ, एक विजुअलाइज आप क्रिएट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा सारी चीज़ों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ तथ्यों पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कोशिका विभाजन, इसके बारे में एक थोड़ा सा फैक्ट दिया हुआ है। क्या है फैक्ट, फैक्ट है आपका कि कोशिका विभाजन को सबसे पहले कब देखा गया, तो 1855 ईस्वी में इसको देखा गया। और किसने देखा, तो इसको देखा था बिरचाऊ ने। किसने देखा था, बिरचाऊ ने देखा था। और इनका एक वाक्यांश भी है जो आपके सामने यहां दिया भी गया है कि ओमनिस सेलुला ए सेलुला। इसका मतलब होता है कि नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनती हैं। ठीक है, यानी कि जो नई जो कोशिका है आपकी, वो कोशिका किससे बन रही है, जो पहले से मौजूद सेल है उसी से बन रही है। ठीक है, इनका ये कहना था। मैं आपसे बात कर चुका हूं कि जिस सेल से सेल डिवीजन होता है वो सेल क्या कहलाएगी, जो मातृ कोशिका या पेरेंट सेल या मदर सेल भी इसको बोलते हैं, मदर सेल भी बोलते हैं। ठीक है, और इससे जो नई सेल का जो बन के आती हैं, जो नई सेल बनती है, उसको डॉटर सेल या संतति कोशिका के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, तो 1855 में सबसे पहले बिरचाऊ जी ने देखा था, और उन्होंने एक शब्द भी कहा था कि ओमनिस सेलुला ए सेलुला, जिसके बारे में मैंने आपसे बात कर ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो बात कर रहे थे हम कोशिका विभाजन की, और कोशिका विभाजन में हमने आपको 3 टाइप बताए, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अमाइटोसिस। ठीक है, तो अमाइटोसिस बारे में अगर समझें तो यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नील हरित शैवाल, अमीबा, प्रोटोजोआ में होता है। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये आपका केंद्रक है, न्यूक्लियस है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि ये न्यूक्लियस आपका लंबा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे ये सीधा होकर के विभाजित हो जाएगा। ठीक है, विभाजित हो जाएगा और फाइनली क्या होगा, ये 2 रूप में यानी कि डिवीजन इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इसके केंद्रक पहले लंबा हो जाएगा, यानी कि जो केंद्रक है ये क्या है, पहले लंबा हो जाएगा, फिर 2 भागों में विभाजित होकर के अलग हो जाता है और प्रत्येक भाग में एक संतति कोशिका पहुंचती है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं ज़्यादा पूछा जाता, बस इतना याद रखिएगा कि असूत्री विभाजन किस टाइप में जीवों में देखने को मिलता है। तो ये आपके प्रोकैरियोटिक टाइप के जीवों में, मैंने आपको बताया भी है कि जो सेल बता रहा था मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों टाइप की चीज़ें बताई हैं। तो ये जो डिवीजन है वो आपका प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं समसूत्री विभाजन को। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चैप्टर है, थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, लेकिन कोशिश पूरी करूंगा कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो समझते हैं समसूत्री विभाजन को। समसूत्री यानी कि माइटोसिस जो डिवीजन है उसके बारे में समझते हैं। तो इसका जो सबसे पहले एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे वाल्थेर फ्लेमिंग, उन्होंने 1879 में इसको देखा था और सन 1882 में इन्होंने जो इस प्रक्रिया को क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये माइटोसिस नाम दिया, माइटोसिस इसको नाम दिया। कब दिया, तो 1882 में। ठीक है, इन्होंने कहा 1882 में इसको क्या नाम दे दिया, माइटोसिस। और इनका कहना था कि यह विभाजन काय कोशिका यानी जो सोमेटिक सेल होती है उसमें होता है। ठीक है, और इसका जो कार्य है इन्होंने जो बताया वो कहा कि यह घाव भरने का कार्य करता है। जैसे मान लीजिए ये आपका हाथ है, कुछ ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ मान के चलिए आपको कट लग गया है, तो आपने देखा होगा कि कुछ समय बाद वो कट भर जाएगा और धीरे धीरे वही सेम स्किन आपकी जैसी थी वैसी हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैसे संभव हुआ, तो ये सेल डिवीजन के कारण ही संभव हुआ। अगर सेल डिवीजन होता तो ये ऐसा जो घाव आपको हुआ था वो वैसा का वैसा रह जाता। ठीक है, तो इन्होंने यही कहा कि इसमें क्या होगा कि जो आपके घाव बनने जैसी चीज़ें हैं, जो कटे फटे अंग हैं, उनकी मरम्मत करने का ये काम करती है। इसमें होगा ये कि जैसे एक जो सेल होगी तो उसमें जो गुणसूत्र होंगे यानी जो क्रोमोजोम होंगे, आपके किसी भी सेल में जो क्रोमोजोम होते हैं वो कितने होते हैं, 46 यानी कि 23 जोड़ी। ठीक है, और जो 23 जोड़ी हैं ये पूरे के पूरे एक सेल में पाए जाएंगे और वो सेल जब अन्य कई सेलों को बनाएगी यानी कि 2 सेल इससे बनेंगे, एक सेल से 2 सेल जो बन रही हैं, तो इसमें भी जो गुणसूत्र होंगे यानी जो क्रोमोजोम होंगे वो भी कितने होंगे, 46 ही होंगे। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, समसूत्री, यानी कि जितने आपके उस सेल में है उतने ही जो नई सेल बनेगी उसमें भी उतने ही सूत्र पाए जाएंगे, क्रोमोजोम पाए जाएंगे, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, समसूत्री विभाजन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इस प्रक्रिया में मात्र कोशिका यानी जो मदर सेल है उससे 2 पुत्री कोशिकाओं का जन्म होता है, ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और प्रत्येक जो पुत्री कोशिका है उसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो समसूत्री विभाजन है आपका वो 2 अवस्था में पूरा होता है और दोनों अवस्थाएं क्या क्या कहलाती हैं, तो पहली अवस्था है आपकी अंतरावस्था और दूसरी अवस्था है आपकी माइटोसिस फेज यानी सूत्री अवस्था। तो जो अंतरावस्था है ये ऐसी अवस्था है जिसमें सबसे अधिक समय लगता है, यानी आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा होगा लगभग 95% जो समय है वो आपका किस में लग जाएगा, अंतरावस्था में। ठीक है, ऐसे समझिए कि जो 95% समय लग रहा है वो अंतरावस्था में लग रहा है। जैसे मान के चलिए कि आपकी शादी होने वाली है, क्या होने वाली है, शादी। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि शादी का प्रोग्राम 1 से 2 ही दिन का होता है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि लगभग 1 से 2 महीने पहले आप तैयारी शुरू कर देते हैं, यानी कि आपने 2 महीने 3 महीने से पहले आप तैयारी शुरू की, उसके बाद 1 दिन में वो शादी हो गई। तो कुछ ऐसे समझिए कि पूरा एक समय 95% का जो समय लगा वो आपकी अंतरावस्था में यानी कि जो कोशिका विभाजन की तैयारी है उसमें समय लग गया।
यानी कि मान के चलिए ये सेल है और इसके डिवीजन के लिए ये जो पूरी तैयारी करेगा कि किस तरीके से सेल का डिवीजन होगा, वो कैसे होगा, वो पूरी तैयारी आपकी अंतरावस्था में ही देखी जाती है और उसमें अधिकतर समय लगता है। ठीक है, जो आपका दूसरा फेज है सूत्रीय अवस्था वाला, अगर उसको समझें तो इसमें भी 2 फेज होते हैं, पहले का फेज और बाद का फेज। ठीक है, पहले का फेज अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि पहले केंद्रक जो है, न्यूक्लियस जो है वो विभाजित होगा और उसके बाद बाकी जो बची सेल है वो विभाजित हो जाएगी। तो जो केंद्रक का विभाजन है वो 4 अवस्था में होता है। कौन कौन सी अवस्था? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है, इन चारों अवस्थाओं को एक एक करके समझते हैं। तो पहली अवस्था है आपकी पूर्वा अवस्था यानी प्रोफेज। समझते हैं प्रोफेज के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कोशिका का जो है वास्तविक विभाजन शुरू होगा, विभाजन प्रारंभ होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कोशिका के वास्तविक विभाजन की शुरुआत किसमें होगी? प्रोफेज में। इसमें क्रोमोसोम क्या होते हैं? जो क्रोमोसोम होते हैं यानी जो गुणसूत्र होते हैं वो एक झुंड में दिखाई देते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये सब क्या है? एक दूसरे से जो गठित हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी एक झुंड में ये दिखाई देंगे। इस अवस्था में क्रोमोसोम को गिना नहीं जा सकता। ठीक है, और इसमें जो तारक काय हैं, जो आपको यहाँ जो सेंट्रोसोम दिख रहे होंगे, ये जो सेंट्रोसोम है वो दोनों ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। यानी कि मान के चलिए मैंने आपको जो सेल पढ़ाई है, ठीक है, उस सेल में मैंने आपको जो कोशिकांग हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। उसमें मैंने आपसे बात की होगी कि वहाँ पे तारक काय भी मिलते हैं। जाकर के उस क्लास को एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जो सेंट्रोसोम है ये क्या करते हैं कि जैसे मान के चलिए कि ये एक सेल है और इसमें यहाँ पे ये गुणसूत्र हैं। ठीक है, और ये आपके क्या हैं? सेंट्रोसोम है। तो अब धीरे धीरे क्या होंगे कि ये ऊपर की तरफ यानी कि ध्रुवों की तरफ, जैसे आपने पृथ्वी का जो ध्रुव पढ़ा होगा यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल यानी जो ध्रुव हैं, ऐसे ही ये ऊपर की ओर और ये इधर साउथ की ओर खिसकने लग जाएगा, यानी कि ये ध्रुवों की ओर जाने शुरू कर देंगे। ठीक है, आगे पता चलेगा आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अब जो दूसरी अवस्था है मेटाफेज, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। यानी कि हमने जो पूर्वावस्था है उसके बारे में समझा और पूर्वावस्था में हमने बात की क्या कि ये एक प्रकार से कोशिका का वास्तविक विभाजन यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, कोशिका का विभाजन प्रारंभ हो रहा है और उसके बाद जो आपके सेंट्रोसोम हैं वो ध्रुवों की ओर जाने लग रहे हैं। ठीक है, जो आपके तारक काय थे वो ध्रुवों की ओर जाने लग रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी जो अवस्था है मेटाफेज यानी कि मध्यावस्था, उसके बारे में समझें। तो इस अवस्था में क्रोमोसोम मध्य में एक लाइन में व्यवस्थित हो जाते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा मेटाफेज। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये अब कतार में लग गए हैं क्रोमोसोम। ठीक है, यानी कि जो गुणसूत्र हैं आपके वो एक कतार में लग गए हैं और आगे इस अवस्था में क्रोमोसोम को आसानी से गिना जा सकता है तथा अध्ययन की दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। यानी अगर किसी को जो आपके क्रोमोसोम है उसके बारे में अगर आपको जानकारी लेनी हो, उसके बारे में स्टडी करनी हो, तो एक सबसे अच्छी अवस्था ये मानी जा सकती है। फिर आगे इसमें जो तारक काय हैं वो दोनों ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। प्रोफेज में आपके यहाँ पे जाने लगे थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि ये पूरे ध्रुव पे स्थित हो गए जाकर के, और तारक काय से क्या निकलेंगे? स्पाइंडल फिब्रिस निकलते हैं, यानी कि तुर्क तंतु निकलेंगे। जो आपके धागे जैसी संरचना आपको ये दिखाई दे रही होगी, ये निकलने स्टार्ट हो जाते हैं और इसी के सारे आगे फेज में देखेंगे ये जो आपके गुणसूत्र क्रोमोसोम है ये इसके सारे ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये मान लीजिए साउथ हो जाएगा और ये नॉर्थ हो जाएगा और इस दोनों की तरफ ये बढ़ने लगेगा और आगे जा करके ये जो आपका न्यूक्लियस है वो 2 भागों में बट जाएगा। ठीक है, तो अगली अवस्था के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पूर्वावस्था हो गई आपकी, मध्यावस्था हो गई, अब तीसरी अवस्था के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तीसरी अवस्था है आपकी पश्चावस्था यानी एनाफेज। एनाफेज के बारे में समझें तो मैं आपसे बता भी चुका हूं कि अब क्या होगा कि जो क्रोमोसोम है वो दोनों ध्रुवों की ओर खींच लेते हैं, यानी कि जो तुर्क तंतु है वो क्या करेंगे? वो ध्रुवों की ओर इनको खींच लेंगे। ठीक है, और यह कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था होती है। ठीक है, तो ये पश्चावस्था थी। इसके बाद आगे जो चौथी अवस्था है उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। आइए अब ये लास्ट आपकी अवस्था है अंत्यावस्था, उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं, यानी कि टेलोफेज के बारे में समझते हैं। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि जो है विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाएंगे, यानी कि जो पहले अवस्था थी एक सेल में वो अवस्था अब यहाँ पे
दो प्रकार के न्यूक्लियस में डिवीजन के रूप में दिखाई देगी। अब गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण करेंगे। अब जो बाहर का एक आवरण होगा केंद्रक यानी कि झिल्ली यानी कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, केंद्रक झिल्ली का निर्माण करेंगे। और केंद्रक झिल्ली का जब निर्माण कर लेंगे तो उसके बाद अब एक कोशिका के अंदर दो केंद्रकों का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। यानी कि जो एक सेल है अब इसी में क्या होगा, दो न्यूक्लियस बनके तैयार हो गए। तो अब अगला फेज जो होगा, क्योंकि दो न्यूक्लियस हो गए तो अब धीरे धीरे क्या होगा कि सेल डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी न्यूक्लियस पहले डिवीजन हुआ, उसके बाद क्या होगा, आपकी सेल का डिवीजन होगा। ठीक है, तो आइए आगे समझने का प्रयास करते हैं। आगे है आपका कोशिका का विभाजन यानी साइटोकाइनेसिस। हमने अभी तक समझा, क्या समझा कि केंद्रक का यानी न्यूक्लियस का क्या विभाजन किया। ठीक है, और कौन कौन सी अवस्था में, तो हमने प्रोफेज की बात की, हमने मेटाफेज की बात की, हमने एनाफेज की बात की, हमने टेलोफेज की बात की, यानी चार अवस्थाओं को हमने देखा। इस अवस्था में केंद्रक का विभाजन होता है। पहले हमने आपको समझा कि जो प्रोफेज है उसमें क्या होगा, तो जो आपके तारक का है वो ध्रुवों की ओर जाने लगेंगे। उसके बाद क्या होगा कि मेटाफेज है, उसमें जो क्रोमोसोम है आपके वो एक कतार में आने लगते हैं। उसके बाद जो आपका एनाफेज है उसके हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, तुर्क तंतु के सहारे क्या होंगे, ये जो आपके क्रोमोसोम है ये ध्रुवों की तरफ खींचे जाने लगेंगे तुर्क तंतु जो है उसके द्वारा, यानी कि तारकाय के द्वारा। और उसके बाद जो लास्ट फेज आपका टेलोफेज, उसमें क्या होगा कि दो जो न्यूक्लियस हैं वो अलग अलग होकर के और बाहर के जो आवरण है यानी कि जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है उसका आवरण तैयार कर लेंगे। इस प्रकार से हमने केंद्रक के विभाजन को समझा। अब आगे है आपका कोशिका विभाजन, यानी जो न्यूक्लियस है आपका उसका विभाजन हो गया। अब दूसरी अवस्था है आपकी कोशिका विभाजन यानी साइटोकाइनेसिस। इसको अगर समझें तो यह समसूत्री विभाजन की सबसे अंतिम अवस्था होती है। सबसे क्या है, ये अंतिम व्यवस्था है। ठीक है, किसकी, समसूत्री की, समसूत्री विभाजन की ये सबसे अंतिम अवस्था है। और इस अवस्था में कोशिका द्रव्य दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, जो कोशिका द्रव्य है ठीक है वो क्या होगा, दो भागों में विभाजित हो जाएगा और एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। यानी कि एक ये सेल थी, अब इससे दो सेल का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, आपको यहां पे ये समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अर्धसूत्री विभाजन को यानी कि माइटोसिस को मियोसिस को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मियोसिस की अगर बारे में बात की जाए तो फार्मर और मूरे, कौन कौन, फार्मर और मूरे ने 1905 में कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन को क्या कहा, मियोसिस नाम दिया। ठीक है, कब दिया गया, तो 1905 में किसने, फार्मर और मूरे, ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या नाम दिया, तो कहा कि ये मियोसिस है। ठीक है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन है। आगे समझें तो अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, याद रखिएगा बीजमैन ने की थी। लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किसने किया, स्ट्रासबर्गर ने किया था। कब किया था, 1888 में। मियोसिस नाम किसने दिया, फार्मर और मूरे ने दिया। लेकिन सबसे पहले जो खोज की थी वो किसने की थी, तो खोज की थी आपकी बीजमैन ने। ठीक है, और सबसे पहले जो इसका अध्ययन किया यानी कि इसका अर्धसूत्री विभाजन का जो अध्ययन किसने किया था, तो स्ट्रासबर्ग ने द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1888 में। ठीक है, तो ये चार नाम को आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले यानी कि जो अर्धसूत्री विभाजन है इसकी खोज किसने की थी, तो बीजमैन ने की थी। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका सबसे पहले अध्ययन किसने किया यानी कि विस्तृत अध्ययन जो किसने किया, तो स्ट्रासबर्ग ने किया। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि मियोसिस नाम किसने दिया, तो फार्मर और जो है मूरे ने नाम दिया। किसने, मूरे ने। ठीक है, आगे बढ़े तो यह विभाजन केवल जनन कोशिका, मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो यह विभाजन केवल जनन कोशिका यानी स्पर्म और ओवम में होता है। ठीक है, आपसे बात की थी। और इसमें पुत्री कोशिका यानी जो डॉटर सेल है में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका मदर सेल की उपस्थिति गुणसूत्रों की संख्या की आधी होती है। ऐसे समझिएगा कि ये मान के चलिए कि 46 वाली एक सेल है यानी कि 46 गुणसूत्रों वाली क्या है, सेल है। और इससे जो सेल बनेगी वो कितने, 23। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि जब भी आप टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको ये सब मिलेगा पढ़ने के लिए, कि जो जाइगोट होता है ना,
ठीक है, यानी जो युग्मनज होता है उसमें ज़्यादातर प्रभाव यानी कि पूरी की पूरी सेल किसकी होगी, सेल किसकी होगी, माता की। आप खुद सोचिएगा कि जो स्पर्म है, ठीक है, यहाँ से सिर्फ क्या जा रहे हैं आपके न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, ठीक है, यानी उस सेल में भी आपको 23 जोड़ी गुणसूत्र ही जा रहे हैं, यानी कि पिता का सिर्फ इतना ही रोल है, बाकी का सारा रोल किसका है, माता का है। ठीक है, इसीलिए आप एक चैप्टर पढ़ते होंगे कि मैटरनल इफेक्ट, मातृत्व प्रभाव, ठीक है, इसके बारे में आप समझते होंगे। तो आपको यहाँ से ये पता चल रहा होगा कि इसमें क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सारी चीज़ें किसकी हैं, माता की हैं। तो आप में सबसे ज़्यादा गुण किसके हैं, आपकी अपनी माता के हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप पिता की तरह दिखते जरूर होंगे, किसकी तरह, पिता की तरह, लेकिन वो क्या है, प्रभावी लक्षण हो सकते हैं। कैसे लक्षण, प्रभावी। ठीक है, लेकिन जो इंटरनल लक्षण होंगे वो ज़्यादातर किसके पाए जा सकते हैं, माता के। ठीक है, आप खुद सोच के देखिए कि पूरी की पूरी सेल, जितने भी सेल के जो अंग हैं यानी कोशिकांग हैं, वो सब किसके आ रहे हैं आपके साथ, माता के। इसी में अगर आप देखेंगे कि एक टॉपिक आता है थ्री पेरेंट्स बेबी का, थ्री पेरेंट्स बेबी का, उसमें आपको पता चलता होगा कि एक अदर महिला से आपको क्या चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। क्या चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। ठीक है, क्यों चाहिए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के जो न्यूक्लियस टाइप होता है उसमें प्रॉब्लम होने की वजह से लेह सिंड्रोम हो जाता है। और जिस महिला को लेह सिंड्रोम है, अब यकीन मानिए क्योंकि पूरी की पूरी सेल जानी है, तो उस सेल में भी ये बीमारी पहुंच जाएगी। इसका मतलब क्या है कि उसका बच्चा भी क्या होगा, उस बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। इसीलिए एक नया टेक्नोलॉजी देखा गया और उसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ये सब हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में। मैं आपको सिर्फ यहाँ ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो आपका स्पर्म और ओवम है, ठीक है, जो स्पर्म और ओवम है, इसमें जो अर्धसूत्री विभाजन है उसको यहीं पे देखा जाएगा, यानी जनन कोशिकाओं में देखा जाएगा। उसके बाद बात की कि इसमें जो आपकी डॉटर सेल, जो मातृ सेल है यानी कि जो मदर सेल है, उसमें से जो सेल बन के आएगी, जो डॉटर सेल बन के आएगी, उसमें कितने सूत्र होंगे, 23। ठीक है, इसी प्रकार से ये सेल डिवीजन होता हुआ दिखाई देगा। आगे बढ़ जाए तो इसमें विभाजन की क्रिया 2 बार होती है, जिसके फलस्वरूप 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि एक सेल बनी और एक सेल से पहले क्या होगा, 2 सेल बनी और 2 सेल से क्या होगा, फिर जाकर के 2 सेल यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा। यहाँ पे बात समझ में आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के जो फेज है उसके बारे में। पहला है अर्धसूत्री विभाजन का अर्धसूत्री फेज 1 और दूसरा अर्धसूत्री फेज 2। ठीक है, और अर्धसूत्री जो विभाजन है आपका, उसमें अगर आप देखें तो वही चारों अवस्थाएं आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इसमें भी कई सारी अवस्थाएं देखी जाती हैं, इसीलिए प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। तो प्रोफेज 1 को अगर समझें तो इसमें कई सारी अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन और डिप्लोटिन, लास्ट है आपका डाइकाइनेसिस। ठीक है, एक एक करके समझेंगे, परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो फेज होगा आपका वो समसूत्री कोशिका विभाजन के समान ही होती है, जिसमें एक जनन कोशिका का 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो आइए धैर्यपूर्वक इसको समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले जो हमने बात की थी, जो आपको बताया था, जो समसूत्री था आपका, उसमें जो सेल थी, उससे सेल से 2 सेल जो बन रही थी, यानी कि यहाँ भी 46 जोड़ी गुणसूत्र थे और यहाँ भी 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़ी और यहाँ भी 46। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सेल में आधा आधा यानी कि 46 यानी 46 गुणसूत्र से 23 गुणसूत्र यहाँ पे निकल करके आ रहे थे सेल में। तो होगा क्या कि हमने जो समसूत्री की बात की थी तो वहाँ पे क्या था कि वहाँ गुणसूत्रों का खुलना जरूरी नहीं था। वहाँ क्या था, एक धागे नुमा संरचना, यानी कि जो आपके तारक आए थे वो ध्रुवों की ओर क्या करते हैं, आधे इधर खींच लिया गया, आधे इधर। समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आधा इधर खींच लिया गया, उसको ओपन करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ तो आपके 23 गुणसूत्र आने हैं ना, तो किसी भी तरीके से उसको क्या करना होगा कि उनके जो धागे जैसी संरचना है उसको क्या करना होगा, उसको खोलना होगा। जो उलझे हुए उनको सिमट जो है उलझाना, जो उलझे हुए उसको सुलझाना होगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। लेप्टोटिन जो आपकी पहली अवस्था है, उस अवस्था में अगर आप देखें तो इस अवस्था में गुणसूत्र उलझे हुए होते हैं, पतले धागे की तरह दिखाई देते हैं। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इन्हें क्रोमोनिमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, क्रोमोनिमेटा कहते हैं। अगली अवस्था में क्या होगा कि आपको पता है, मैंने बताया था क्या होगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट बनेगा तो क्या होगा, जाइगोट मतलब युग्मनज क्या होगा, 2 सेल से मिलकर के क्या हो जाएगा, एक युग्मनज बनेगा ना, जाइगोट बनेगा। और उसी के बाद आगे जो है अगला फेज देखेंगे। तो आइए, लेप्टोटिन के बारे में आपने समझा कि इसमें क्या होगा कि जो गुणसूत्र हैं उलझे हुए पतले धागे की तरह दिखाई देते हैं, इन्हें जो है क्या कहा जाएगा, क्रोमोनिमेटा कहा जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब अगला फेज है आपका जाइगोटिन, यानी हम किसको समझ रहे हैं, हमने
जो आपसे बात की, जैसे समसूत्री की हमने बात की थी, किसकी? समसूत्री की, समसूत्री विभाजन की जब हमने बात की थी तो आपको सारे फेज बताए थे। कौन कौन से फेज बताए थे? प्रोफेज बताया था, और मेटाफेज बताया था, और एनाफेज बताया था, और टेलोफेज बताया था। तो यहाँ भी वो चारों अवस्थाएं हो रही हैं, लेकिन जो प्रोफेज है उसमें भी कई अवस्थाएं पाई जा रही हैं। तो हमने लेप्टोटिन को समझा। अब दूसरा है आपका जाइगोटिन, और जाइगोटिन को समझने के लिए मैंने आपको बताया जाइगोटिन मतलब क्या है, जाइगोट बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, समजात गुणसूत्र जो गुणजोड़े हैं वो क्या हो गए, युग्मनज बना लेते हैं। इन्हें क्या कहेंगे? सिनॉप्सिस कहेंगे। इन्हें पूछा जाता है ये सब, क्या कहेंगे? सिनॉप्सिस कहेंगे। तो जो जाइगोटिन है आपका, जाइगोटिन फेज है, जो प्रोफेज का जाइगोटिन यानी कि दूसरा वाला फेज है, उसमें क्या होगा कि उसमें सिनॉप्सिस बनेगा, यानी कि जो समजात गुणसूत्र हैं वो क्या करेंगे, युग्मनज बनाएंगे, युग्म बना लेंगे। ठीक है, अगला फेज देखते हैं। क्या है अगला फेज? पैकेटिन। क्या है? पैकेटिन। इसको समझते हैं। इसको देखें तो गुणसूत्रों के युग्मन की जो प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जो युग्म बन रहे थे, जाइगोट बने थे, वो पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई, और समजात गुणसूत्रों के मध्य जीन विनिमय होता है। जैसे मान के चलिए कि जो आपके गुणसूत्र हैं, ठीक है, इन गुणसूत्रों को अगर खींचकर देखा जाए तो क्या मिलेगा? आपको डीएनए मिलेगा। और अगर इस डीएनए को भी अगर आपको खींच के देखा जाए तो आपको क्या मिलेगा? जीन मिलेगा। मैं आपको ये सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अभी इतना समझिए, यहाँ सारी चीज़ बता दूँ तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्डन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर इतना समझिए कि जो गुणसूत्र थे वो समजात क्या थे, जो जोड़े बना लिए। क्या बना लिए? जोड़े बना लिए। ठीक है, अब जो जोड़े बना लिए तो जोड़े बनाने के साथ क्या होगा? अब जीन का क्या होगा? जो जो गुणसूत्रों के मध्य जो जीन है उनका विनिमय होगा। इसे क्रॉस ओवरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। लिखा होगा कि हाँ, देखिए इसे क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और आगे देखें तो जीन विनिमय द्वारा समजातीय गुणसूत्रों में आनुवांशिक यानी जेनेटिक सामग्री का विनिमय होता है, जिससे आनुवांशिक विविधता बढ़ती है। ठीक है, यानी कि क्या होगा, यहाँ पे अब जीन का विनिमय होगा, यानी कि क्या होगा, जो जीन सामग्री है आपकी वो आनुवांशिक विविधता बढ़ाने के लिए क्या होगा, समजातीय गुणसूत्रों में जो है आनुवांशिकता बढ़ाने के लिए क्या होगा, जीन विनिमय द्वारा जीन विनिमय होगा इसमें। ठीक है, यानी जीनों का क्या होगा, जो गुणसूत्र हैं आपके, जैसे मान लीजिए क्या है आपका कुछ डीएनए है ये, ठीक है, इस प्रकार से आपके जीन पाए जाएंगे। तो ये जीन क्या होंगे, ये जीन जो है विनिमय यानी कि गुणसूत्रों के प्रति क्या होगा, जीनों का विनिमय होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। तो इससे ही आगे जाकर चीज़ें तैयार होंगी। ठीक है, यहाँ बस इतना ही समझिएगा, इससे ज़्यादा आप डीप समझने का प्रयास नहीं करिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन में ज़्यादा चले जाएंगे। आगे जैसे जैसे आपको ये टॉपिक आएंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से इसको डीपली, अभी जितना आपको अभी समझ में आ रहा है उतना समझने का प्रयास करिएगा। बाकी अभी सारे जीन के बारे में बात करेंगे डीपली, डीएनए के बारे में बात करेंगे, आरएनए के बारे में बात करेंगे, ठीक है, गुणसूत्रों के बारे में बात करेंगे, और विविधताओं के बारे में बात करेंगे। कई सारी चीज़ें हैं अभी, तो घबराने की बिल्कुल अभी आवश्यकता नहीं है। यहाँ केवल हम डिवीजन पढ़ रहे हैं, सेल डिवीजन। ठीक है, और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि ये सारी चीज़ों को लगभग ये बेस है, आपका आधार है, यहाँ से आपके कई टॉपिक जुड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। बस इतना ये याद रखिएगा कि कौन सा फेज है, उस फेज में क्या हो रहा है, किस तरीके से डिवीजन हो रहा है, कौन सा फेज है, ये सारी चीज़ें आप कवर करिएगा बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले फेज को। अगला फेज है हमारा डिप्लोटिन। क्या है डिप्लोटिन? तो इसमें कुछ नहीं है, समजात गुणसूत्र क्या होंगे, अलग होने लगते हैं। ठीक है, और अगला जो आपका फेज होगा डाइकाइनेसिस। इसमें क्या होगा, जो समजात जो गुणसूत्र है वो अलग अलग हो जाते हैं तथा तुर्क तंतु का निर्माण शुरू हो जाता है। तुर्क तंतु का निर्माण शुरू होगा और फिर क्या करेगा, ये जो तुर्क तंतु है ये फिर धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर ध्रुवों की ओर जाने लगेंगे। वही फिर सेम कंडीशन आपकी आ जाएगी, कौन सी, समसूत्री वाली। ठीक है, यानी कि एक जो आपका प्रोफेज था वो प्रोफेज आपकी पूरी अवस्था बन के तैयार हुई। उसके बाद आपका अगला फेज आएगा मेटाफेज, और वो आपका मेटाफेज जो होगा उसमें फिर वही सारी चीज़ें कि ये जो तारक आया आपका वो क्या होगा, ध्रुवों की ओर जाएगा। फिर उसके बाद जो है तुर्क तंतु बन जाएगा, तुर्क तंतु बनेगा तो उसके सारे फिर जो क्रोमोसोम ऊपर की तरफ ध्रुवों की तरफ जाने लगेंगे, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, सेल डिवीजन हो जाएगा। तो ये था आपका, हमने देखा असूत्री, समसूत्री, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। ठीक है, विभाजन के बारे में हमने समझा। अब इसके थोड़े से अंतर के बारे में जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन क्या है। तो अगर समसूत्री विभाजन की अगर बात की जाए तो यह विभाजन कायिक कोशिका यानी सोमेटिक सेल यानी उस प्रकार की कोशिका में होता है, यानी कि जो सोमेटिक सेल है उसके कोशिका में ये दिखाई देगा। लेकिन अगर हम अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो यह विभाजन जनन कोशिका में दिखाई देगा। बता चुके हैं आपको, इस विभाजन में क्या होगा, कम समय लगता है समसूत्री में, लेकिन अर्धसूत्री में मैंने बताया आपको
कि जो आपका प्रोफेज है उसमें भी कई सारी अवस्थाएं हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें अधिक समय लगेगा। समसूत्री की अगर बात करें तो इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनेंगी, लेकिन मैंने बताया था यहाँ पे कितनी बन रही हैं, 4 कोशिकाएं बनेंगी अर्धसूत्री में। और अगर समसूत्री की बात करें तो संतति कोशिका में जनन जैसी गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक विविधता नहीं होगी। लेकिन यहाँ क्या होगा, मैंने बताया ना कि आपको 46 गुणसूत्र थे, वहाँ से 2 बन गई, वो भी 46, यानी यहाँ किसी का वो नहीं है। लेकिन यहाँ क्या होगा, 46 गुणसूत्र से उसमें से अगली सेल में क्या जाएगा, 23 जाएगा, यानी कि दोनों का 23, यानी कि यहाँ क्या होगा, आनुवांशिक विविधता बढ़ेगी ना, दोनों के गुणसूत्र यहाँ पे शामिल हो गए, ठीक है, वैसे समझिएगा। आगे इसमें देखें तो इसमें संतति कोशिका में जननों के से जो भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक विविधता क्या होगी, बढ़ेगी, सीधी सी बात है। समसूत्री में देखें तो इसमें गुणसूत्रों के आनुवांशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं होता, भाई कहाँ होगा, आनुवांशिक पदार्थों का कोई होगा नहीं। लेकिन अर्धसूत्री की अगर बात करें तो इसमें गुणसूत्रों के आनुवांशिक पदार्थों में क्या होगा, आदान प्रदान होता है, क्रॉसिंग ओवर, मैंने बताया आपको ये चीज़ें होती हैं। तो ये था आपका सेल डिवीजन का आज का टॉपिक। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि कहीं इस पर मिस हो गया है तो मुझे कमेंट करिएगा, हो सकता है कि मैं अगली वीडियो में आपको वो और क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो कोशिश मैं ज़रूर करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको साइंस कवर करा दूं, ठीक है, लेकिन मेरी कुछ पर्सनल मजबूरियां हैं अपनी, ठीक है, मुझे उतना समय नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीदों पे मैं खरा उतरूं, ठीक है। बाकी आपसे मुझे जो उम्मीद है वो आप पूरी करिएगा। यानी जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे मोटिवेशन के लिए क्या करना होगा, आपको मुझे समझना होगा, सुनना होगा, तो वीडियो वगैरह को पूरा देखिए, समझने का प्रयास करिए, जहाँ ना समझ में आए मुझे कमेंट करिए, मुझे बताइए, मैं हो सकता है अगली वीडियो में आपको कवर कर दूंगा, ठीक है। तो बस आपसे मैं यही चाहता हूँ कि लगातार आप पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।